हेलो एवरीवन। एएलएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के अगले लेक्चर के बारे में। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था और उसमें वेद कौन से आए थे, वर्ण व्यवस्था, ये सब देख लिया था। आज हम बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता में जो एक तो क्रम है, यानी जैसे आप देख सकते हैं कि वैदिक सभ्यता में क्या था कि सबसे पहले कौन सी ग्रंथ जो थे वो लिखे गए थे। यानी सबसे पहले जो लिखे गए थे, जैसे क्रम की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले आए थे वेद। ठीक है, यानी सबसे पहले कौन आए थे? वेद। उसके बाद जो अगले ग्रंथ के रूप में लिखे गए उनका नाम था ब्राह्मण ग्रंथ। क्या नाम था? ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद जो अगले ग्रंथ लिखे गए थे उनका नाम था अरण्यक ग्रंथ। क्या नाम था? अरण्यक ग्रंथ। लेकिन उसके बाद जो लिखे गए उनका नाम था उपनिषद ग्रंथ। तो ये सभी ग्रंथ है। ये सभी क्या है? ग्रंथ है। जैसे वेद है वैसे ही इनमें भी बातें लिखी गई हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनते हैं कि किस वेद में कौन सा ग्रंथ था, किस वेद में कौन सा अरण्यक था, या कौन सा वेद कौन सा वेद किस अरण्यक से संबंधित है, या कौन सा अरण्यक किस वेद से संबंधित है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यही बनेगा कि आप इनका क्रम लगाइए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद, वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, कि हम क्या बात कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता में जो ग्रंथ लिखे गए हैं ये, इनका एक क्रम है जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। ये अलग अलग है, आपको लिस्ट बना करके मैं दूंगा। तो उसके बाद देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आर्यों की सभ्यता थी। किसकी सभ्यता थी? आर्यों की। अब आर्य का मूल निवास, इस बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको मैचिंग में क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक तरफ आपको लिख दिए जाएंगे कुछ जो विद्वान है जिन्होंने बताया कि आर्य यहाँ से आए थे, और एक तरफ लिख दिया जाएगा कि उन्होंने बताया कि कहाँ से आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसी क्रम में ये दो तरीके से हम देखते हैं आर्यों के मूल निवास के रूप में। अब आर्यों का जो मूल निवास था, कुछ देसी लोग थे जिन्होंने बताया, कुछ विदेशी थे। तो पहले देख लेते हैं देसी कौन कौन थे। तो देसी में सबसे पहले हमारे हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि ये सभी आर्कटिक से आए थे। यानी उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। तो ये मैचिंग में क्वेश्चन आता है कि उत्तरी ध्रुव से या आर्कटिक से आए थे, ऐसा किसने बताया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वैदिक सभ्यता है उसको आर्यों की सभ्यता कहा जाता है। और आर्यों का जो मूल निवास माना जाता है उसमें देसी मत में बताने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि ये आर्कटिक से आए थे, यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे। और ये बात उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखी जिसका नाम था द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। उसके बाद बात कर लेते हैं दयानंद सरस्वती की। तो दयानंद सरस्वती ने बताया था कि ये तिब्बत क्षेत्र से आए थे। किस क्षेत्र से आए थे? तिब्बत क्षेत्र से। तो ये मैचिंग में आ सकता है कि तिब्बत क्षेत्र से किसने बताया, है ना? किसने बताया? दयानंद सरस्वती ने। अगला है कल, एल डी कल। इन्होंने बताया था कि ये कश्मीर क्षेत्र का जो हिमालय पड़ता है, कश्मीर क्षेत्र, कहाँ से? कश्मीर क्षेत्र का जो हिमालय वाला रीजन है वहां से ही आए थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले हमने देखा क्या कि ग्रंथों का क्रम क्या है। जैसे वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद। ठीक है, वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद। उसके बाद हमने देखा कि जब आर्य आए थे तो इनका मूल निवास के बारे में चर्चा हुई है। देसी लोगों ने बताया, देसी लोगों में पहले थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया था कि ये आर्कटिक से आए थे, यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे। और उत्तरी ध्रुव से आए थे ऐसा इन्होंने पुस्तक में लिखा, और इनकी पुस्तक का नाम था द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। उसके अलावा अगले थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने बताया कि ये तिब्बत क्षेत्र से आए थे। कहां से आए थे? तिब्बत क्षेत्र से।
उसके बाद अगले जो थे उनका नाम था एल डी कल। एल डी कल ने बताया कि ये कश्मीर क्षेत्र का जो हिमालय पड़ता है वहां से आए थे। तो आर्यों के बारे में देसी मत इन लोगों ने दिए और इन्होंने बताया कि किस क्षेत्र से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके अलावा जाते हैं विदेशियों के बारे में। तो विदेशियों में सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला या बताया गया क्वेश्चन है यानी ऑप्शन में मिलेगा, वो आपको मैक्स मुलर मिलेगा। यानी आप इस पे वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा। लेकिन ये मैचिंग में आ सकते हैं और ये डायरेक्ट आ सकता है कि किसने बताया कि ये मध्य एशिया के थे। किसके थे? मध्य एशिया। ठीक है, अगला है विलियम जोन्स। तो इन्होंने बताया कि ये यूरोपीय क्षेत्र से थे। किस क्षेत्र से? यूरोपीय। और लास्ट बचते हैं बीजी चाइल्ड। बीजी चाइल्ड के बारे में पूछा जाता है, इन्होंने बताया कि ये रूस से आए थे। कहाँ से आए थे? रूस से। चलिए बढ़ते हैं आगे आगे, है ना। तो आगे हमें क्या देखना है कि वैदिक सभ्यता की जो जानकारी है उसके कुछ स्रोत है ना। मतलब हमें पता कैसे चला कि हाँ वैदिक सभ्यता थी और उसमें ऐसा कुछ था। तो जानकारी के कुछ स्रोत हैं और उस जानकारी के स्रोत में चाहे आप किसी भी चैप्टर की जानकारी के स्रोत की बात करते हैं तो दो तरीके के जो स्रोत होते हैं वो मेन होते हैं। एक होते हैं पुरातात्विक और एक होते हैं साहित्यिक। पुरातात्विक मतलब जो वस्तुओं के रूप में मिलता है ना। और साहित्यिक मतलब जो लिखे हुए फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो पुरातात्विक में जो हमें मिले हैं वो पहला है, एक अभिलेख मिले हैं यहाँ से। ठीक है, मतलब अभिलेखों में यहाँ के बारे में चर्चा है। पहला है जो पुरातात्विक में अभिलेख मिला है उसका नाम है बोगाज कोई अभिलेख। ये इंपॉर्टेंट है। वैदिक सभ्यता में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये अभिलेख है और उस अभिलेख का नाम है बोगाज कोई अभिलेख। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वैदिक सभ्यता का अभिलेख का नाम है बोगाज कोई अभिलेख। ठीक, ये मिला कहाँ से है? ये तुर्की से मिला है और एक एरिया है जिसे कहते हैं एशिया माइनर। तो एशिया माइनर तुर्की इसका एग्जैक्ट है लोकेशन। तो बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से मिला? एशिया माइनर के तुर्की से मिला। क्लियर? बोगाज कोई अभिलेख का संबंध किस सभ्यता से है? तो वैदिक सभ्यता से है। किस सभ्यता से है? वैदिक सभ्यता से है। ठीक, इसके अलावा यहां से क्या होता है कि यहाँ ऋग्वैदिक काल के देवी देवताओं की बारे में लिखा गया है इस अभिलेख में। इस अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवी देवताओं के बारे में वहां लिखा गया है। ठीक, 14वीं सदी के शासक मित्तन्नी और सुब्बीलिमा, 14वीं सदी के शासक थे मित्तन्नी और सुब्बीलिमा, उन्होंने इस अभिलेख को लिखवाया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि वैदिक सभ्यता में जो वहां की जानकारी के स्रोत हैं उस जानकारी के स्रोत में हमें पुरातात्विक स्रोत में पहला अभिलेख जो याद रखना है उसका नाम है क्या? बोगाज कोई अभिलेख। क्या नाम है? बोगाज कोई अभिलेख। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहां से ऋग्वैदिक काल के देवी देवताओं की चर्चा इस अभिलेख में मिली है। इसे 14वीं सदी में, ये क्वेश्चन 14वीं सदी से ही पूछा गया है कि बोगाज कोई अभिलेख किस टाइम का था। तो 14वीं सदी में मितन्नी और सुब्बीलिमा ये दो शासक है, इन्होंने इसको लिखवाया। किस सदी में? 14वीं सदी में। लोकेशन क्या है? एशिया माइनर तुर्की। क्लियर? उसके अलावा एक अभिलेख और है जो वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करता है जिसका नाम है कस्सी अभिलेख। क्या नाम है? कस्सी। ये इराक का है। कहाँ है कस्सी अभिलेख? इराक। और यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि आर्यों की एक शाखा यहाँ से कहाँ गई थी? भारत, भारत गई थी। आर्यों की एक शाखा कहाँ गई है? भारत गई है। तो कहा ना, मैक्स मुलर आपने पढ़ा था, तो मैक्स मुलर ने बताया था कि मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक है, तो एशिया में ही है ये भी। तो आर्यों की एक शाखा कहाँ आई है? भारत आई है। ऐसा किस में लिखा गया था? कस्य अभिलेख में। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अब साहित्यिक स्रोत की तरफ। तो साहित्यिक स्रोत में जो वेद है वो आपको पता ही है, 4 वेद हैं। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, उपनिषद है, उपवेद है। तो ये साहित्यिक स्रोत में आप आगे चल के देखेंगे इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट बनने वाली है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद की। तो आप यहाँ की इसकी टेंशन मत लीजिए, बस इतना याद रखिए कि साहित्यिक स्रोत क्या हो सकते हैं, या वैदिक साहित्य में क्या आता है। वैदिक साहित्य में क्या आता है, कभी कभी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें लिखा होता है कि वैदिक साहित्य को व्याख्या में समझाइए, वैदिक साहित्य क्या है। तो वैदिक साहित्य यही सब है, ठीक है। उसके अलावा नोट करके यहाँ लिखा हुआ है, तो नोट में लिखा हुआ है कि संहिता, संहिता किसे कहते थे वैदिक साहित्य में, यानी वैदिक जो सभ्यता थी उसमें संहिता कहा जाता था, और संहिता कहा जाता था चारों वेद को मिलाकर, चारों वेद मिलकर क्या कहलाते थे, संहिता कहलाते थे। चारों वेद मिलकर क्या कहलाते थे, संहिता कहला देते थे। और वेद त्रय में 3 वेद थे, लेकिन उसमें अथर्ववेद नहीं है, अथर्ववेद नहीं है। तो यानी प्रारंभ के 3 वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मिलकर वेद त्रय बनाते हैं, चारों मिलकर संहिता बनाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए ये वीडियो जो है ना, ये मैं बहुत लंबी नहीं बनाता, ये छोटी छोटी बनाता हूँ। इसके पीछे रीजन है कि आप जैसे बहुत समय से लगातार वीडियो कंटिन्यू देखते रहेंगे तो थोड़ा मतलब दिमाग थक जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गैप लेकर के अगली वीडियो स्टार्ट करें तो उसमें थोड़ा रिलैक्स मिलता है, और छोटी वीडियो को रिवाइज करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। एकदम देखो रिवाइज हो जाती है फास्ट स्पीड पर। अगर 12 मिनट की वीडियो है तो वो मात्र 3 मिनट में कवर हो सकती है, 1 घंटे की वीडियो लगातार नहीं देख सकते, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और पढ़ते रहिए। जब मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।